तेरी खुशबू का पता करती है, मुझ पे एहसान हवा करती है। अब तो शब की तन्हाई में अक्सर गुफ्तगू तुझसे रहा करती है। ये जिंदगी मेरी थी, अब नहीं रही, तेरे कहने पर रहा करती है। मुझे उस राह पे चलना ही नहीं जो मुझे तुझसे जुदा करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, एफएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर कौन सा 8। आज हम लेक्चर नंबर 8 पढ़ रहे हैं। कल वाले टॉपिक से आज का टॉपिक मिलता जुलता है। कल वाले टॉपिक में हमने देखा था कि एनर्जेटिक्स ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, कि जब कभी किसी भी सोल्यूट को हम सॉल्वेंट में डालते हैं तो वो उसमें डिज़ाल्व हो जाता है, या तो एनर्जी रिलीज होती है या एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, उसे हम एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहते थे। फिर मैंने एक मेन बात आपको बताई थी कि ये जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक लैटिस एनर्जी पे, एक हाइड्रेशन एनर्जी पे। फिर कल मैंने आपको बताया था कि लैटिस एनर्जी कहते हैं कि एक आयोनिक कंपाउंड है, जैसे सोडियम और क्लोराइड, उसको ब्रेक करके उसके आयंस में उसे तोड़ने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है उसे लैटिस एनर्जी कहते हैं। फिर मैंने हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में बताया था कि जो सोडियम का आयन है उसके गिर्द पानी के मालिक्यूल उसे घेरेंगे और उस आयन के साथ इंटरेक्शन पैदा करेंगे, बांड बनाएंगे, तो एनर्जी रिलीज होगी। सेम इसी तरह से क्लोराइड आयन के गिर्द पानी के मालिक्यूल उसे घेरेंगे और उससे बांड बनाएंगे तो भी एनर्जी रिलीज होगी। तो इन दोनों केसेस में, सोडियम और क्लोराइड के केस में रिलीज होने वाली एनर्जी को हाइड्रेशन एनर्जी का नाम दिया जाता है। फिर कल मैंने आपको एक फार्मूला भी पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, जिसे हम डेल्टा एच एस ओ एल यानी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहते थे। मैंने कहा था अगर ऐसा हो कि लैटिस एनर्जी ज़्यादा हो और हाइड्रेशन एनर्जी कम हो, यानी एनर्जी इस्तेमाल ज़्यादा हो रही हो और मिल हमें कम रही हो, तो ओवरऑल जो है वो एनर्जी जज्ब हो रही है, तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव में होगी। और इसके बरक्स अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा मिल रही है और लैटिस एनर्जी कम खर्च हो रही है, तो ओवरऑल जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है वो हमें नेगेटिव में यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। ये फार्मूला हमने कल पढ़ लिया था। आज हम चलते हैं लैटिस एनर्जी को डिटेल के साथ स्टडी करते हैं। सर जी, लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन बताओ। लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन हमने लिखी है, द एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व्ड व्हेन, जब 1 mole of ionic compound is formed from gaseous ions under standard condition। हैं, ये तो कल वाली बात से मैच ही नहीं कर रही। एक मिनट ठहर जाओ, सारी बात समझ आ जाएगी। देखो, हम एग्जाम्पल कोट करेंगे और अपनी बात को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास सोडियम का आयन है और ये गैस की हालत में है। सेम इसी तरह से क्लोराइड के आयन है, ये भी गैस की हालत में है। तो गैसियस आयंस हैं, जब ये आपस में मिलते हैं और NaCl सॉलिड क्रिस्टल आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं, तो इस दौरान हीट जो है वो रिलीज होती है, जिसे जिसे लैटिस एनर्जी कहते हैं। और सोडियम क्लोराइड के केस में इसकी वैल्यू होती है -787, बिस्मिल्लाह से एक नंबर आगे, किलो जाउल पर मोल। अब देखें भाई, आपने पढ़ा हुआ है कि जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो देखें, सोडियम का आयन है गैस की हालत में, क्लोराइड का आयन है गैस की हालत में। ये आयन जब आपस में मिलेंगे और सॉलिड की हालत में क्रिस्टल या आयोनिक कंपाउंड बनेगा, तो इस दौरान एनर्जी रिलीज होगी। तो रिलीज होने वाली एनर्जी को क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी बोलते हैं। सर जी, आपने कल तो कहा था कि आयोनिक कंपाउंड NaCl को उसके आयंस में तोड़ने के लिए दी जाने वाली एनर्जी को लैटिस एनर्जी कहते हैं। आज आप कह रहे हैं कि आयोनिक कंपाउंड को बनाने पर जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको लैटिस एनर्जी कहते हैं। मैं कल भी सही था, मैं आज भी सही हूं। मैंने कल जो कहा था वो भी ठीक था, आज जो कहा है वो भी ठीक है। क्या? हाँ, लैटिस एनर्जी पॉजिटिव में भी ली जा सकती है, नेगेटिव में भी ली जा सकती है। लैटिस एनर्जी डिसोसिएशन केस में, ब्रेकडाउन में भी ली जाती है, फॉर्मेशन केस में भी ली जाती है। अब देखना, इस जगह पर जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो फॉर्मेशन केस में है। अब अगर देखना, अब हमारे पास NaCl है, सॉलिड फॉर्म में है, 1 मोल है।
इसको तोड़कर इसके गैसियस आयंस में जब हम ले जाएंगे तो इधर जो एनर्जी है वो इस्तेमाल होगी, इधर एनर्जी यूज होगी, और कितनी यूज होगी, वो सेम यही यूज होगी, वो भी क्या कहलाएगी, लेटेस्ट एनर्जी ही कहलाएगी। उसकी भी वैल्यू जो है जनाब यही होगी, मगर +787 होगी। ठीक है, तो इसका मतलब एक NaCl सोडियम तो इसका मतलब जो हमारे पास आयोनिक सॉलिड होता है उसको तोड़ने के लिए, उसके आयंस में तब्दील करने के लिए, वो भी गैस की हालत में जो एनर्जी हम देंगे वो लेटेस्ट एनर्जी, और इसी तरह वही आयंस जो गैसियस हालत में हैं आपस में मिलकर आयोनिक कंपाउंड या क्रिस्टल बनाएंगे तो सेम वही एनर्जी हमें मिलेगी। तो दोनों केसेस में आप लेटेस्ट एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। इसलिए आपकी बुक वाले ने द एंथैल्पी चेंज लिखा है, इन्वॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड या 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज ब्रेक्ड, तो दोनों लिख सकते हैं, मगर आपको समझ आ गई है मैं जानता हूं। आइए आगे चलते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ लेटेस्ट एनर्जी। लेटेस्ट एनर्जी पर अफेक्ट करने वाले फैक्टर, बिल्कुल कल की तरह हाइड्रेशन एनर्जी वाले। पहला फैक्टर है चार्ज ऑन आयन, चार्ज ऑन आयन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेटेस्ट एनर्जी। चार्ज ऑन आयन जो है वो लेटेस्ट एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और दूसरा जो है दूसरा है चार्ज के बाद साइज ऑफ आयन। ठीक है, साइज ऑफ आयन दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेटेस्ट एनर्जी। अब इसको समझ लीजिए, लेटेस्ट एनर्जी बेसिकली हम यहां पर जो डिस्कस कर रहे हैं वो आयंस के केस में स्टडी कर रहे हैं, यानी कि ये इस एतबार से स्टडी कर रहे हैं जो मैंने एग्जांपल दी है। अगर चार्ज ऑन आयन यानी आयंस के ऊपर चार्ज जो है वो ज्यादा है तो लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी। और इसी तरह अगर साइज ऑफ आयन जो है वो ज्यादा है तो लेटेस्ट एनर्जी जो है वो क्या होगी, कम होगी। इसको समझाने के लिए हम बेहतरीन एग्जाम्पल पढ़ते हैं जो हमें दोनों चीजों को समझा दे, और वो एग्जाम्पल पता है क्या है? एग्जाम्पल है हमारे पास 2 आयोनिक कंपाउंड हैं। कौन कौन से? एक है लिथियम फ्लोराइड, ठीक हो गया, और दूसरा है हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। हम ना दोनों की लेटेस्ट एनर्जी देखते हैं। लिथियम फ्लोराइड की जो लेटेस्ट एनर्जी है दैट इज लिथियम फ्लोराइड की दैट इज -1049 किलो जाउल पर मोल। ओके, और मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेटेस्ट एनर्जी है दैट इज -3923 यानी 3923 किलो जाउल पर मोल। अब देखें, समझते हैं कि भी मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेटेस्ट एनर्जी बहुत ज्यादा क्यों है और लिथियम फ्लोराइड की लेटेस्ट एनर्जी बहुत कम क्यों है। पहली बात हम देखेंगे कि इन पर चार्ज क्या है। देखिए, लिथियम पर +1 का चार्ज है, फ्लोराइड पे -1 का चार्ज है, मैग्नीशियम पर +2 का चार्ज है और ऑक्साइड पे -2 का चार्ज है। अब लिथियम और फ्लोराइड में जो साइज हैं, पहले हम साइज की बात करते हैं। लिथियम और फ्लोराइड के साइज आपस में कंपेयरेबल हैं, तकरीबन बराबर बराबर हैं। सेम इसी तरह से मैग्नीशियम और ऑक्साइड के जो साइज हैं वो भी आपस में कैटाइन और एनाइन के तकरीबन कंपेयरेबल हैं, बराबर बराबर हैं। तो इसकी लेटेस्ट एनर्जी बहुत कम, इसकी लेटेस्ट एनर्जी बहुत ज्यादा। तो आप देखें क्या वजह है। देखें भाई, मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज है +2, लिथियम पे चार्ज है +1। अब हमने पढ़ा चार्ज ऑन आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेटेस्ट एनर्जी। चार्ज जितना ज्यादा होगा लेटेस्ट एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। वजह बताता हूं कि लिथियम पर +1 का चार्ज, फ्लोराइड पे -1 का चार्ज, तो इनके दरमियान अट्रैक्शन तो है, मगर मैग्नीशियम पर +2 का चार्ज है और ऑक्सीजन पर -2 का डबल चार्ज है, तो इस पर अट्रैक्शन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बनिस्बत ऊपर वाले केस में। क्यों? क्योंकि यहां पर मैग्नीशियम पर +2 का चार्ज है जो बहुत ज्यादा है और -2 का चार्ज वो भी बहुत ज्यादा है। तो आम सी बात है कि लिथियम पर +1 और -1 चार्ज कम है तो इसकी लेटेस्ट एनर्जी कम होगी, और मैग्नीशियम ऑक्साइड के केस में चार्ज ज्यादा है लिथियम फ्लोराइड के मुकाबले में, तो वहां क्या होगा, लेटेस्ट एनर्जी बहुत
ज्यादा होगी। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हमारे पास फर्ज करो ये कोई भी कैट आइन है जिस पर प्लस का चार्ज है, ये इसका साइज है, और कोई भी एन आइन है बी नेगेटिव का चार्ज है, ये इसका साइज है। अब देखो दोनों के साइज इस सर्कल से देखो तो मिलते जुलते हैं, इनके दरमियान जो बांड बनेगा ना वो बहुत मजबूत बांड होगा, तो इसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अगर साइज दोनों का यानी कैटाइन और एनाइन का कंपेयरेबल होता है तो लैटिस एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है। अब दूसरा केस देखें, हमारे पास कैटाइन प्लस ये साइज का है और सी है एनाइन, ये बहुत बड़े साइज का है। अब एक आइन जो है वो छोटे साइज का है, एक आइन जो है वो बड़े साइज का है। जब साइज में ज्यादा फर्क आ जाए यानी एक आइन छोटा हो दूसरा आइन बहुत बड़ा हो तो उनके दरमियान जो बांड है, अट्रैक्शन है, वो अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से ये बांड जल्दी टूटता है। इसका मतलब इस वाले में लैटिस एनर्जी क्या होती है, कम होती है। क्यों? क्योंकि एक का साइज बढ़ गया है, तो साइज अगर बढ़ता है तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किसी एक का साइज दोनों का बराबर होगा ना तो अच्छा इंटरेक्शन होगा। इसे मैं यूं समझाता हूं, दो बंदे हैं, उनकी शादी हो गई, ठीक है, दोनों खूबसूरत हैं, लड़का भी लड़की भी, और दोनों अच्छे हैं, मिजाज के भी ठीक हैं, मतलब बराबर स्टेटस के हैं, तो उनका बांड अच्छा बना रहेगा, देर पा उनकी जिंदगी लाइफ चलती रहेगी। आपने शादी अल्लाह ना करे आपकी कज़न मैरिज हो गई या वो जो है ना ज़बरदस्ती वाली शादी हो गई, तो औरत बहुत मोटी है, मर्द बेचारा यूं लांगड़ है, मतलब सूखा पतला है, या मर्द बहुत मोटा है और औरत बेचारी यूं सूखी है, तो उनका जो बॉन्ड है वो अच्छा नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि एक जो है स्टेटस के एतबार से बहुत भारी भरकम है, दूसरा है उसको हवा दो वो उड़ गया, तो यहाँ जो है इंटरेक्शन अच्छा नहीं होगा। इसको आप यूं भी समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, एक बात और भी बताना चाहूँगा कि ये जो साइज होता है ना कैटाइन का या एनाइन का, दोनों जो है वो लैटिस एनर्जी को डिस्टर्ब करते हैं। कैटाइन का साइज बड़ा है तो भी लैटिस एनर्जी कम होगी, या एनाइन का साइज बड़ा है तो भी लैटिस एनर्जी जो है वो कम होगी। अच्छा, एक मज़ेदार बात आपको बताऊं, हमारे पास जो ग्रुप 1 होते हैं ना, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1, जिन्हें हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, लिथियम, ली, ने, की, रब, से, फरियाद, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज होता है +1 +1 +1 +1 +1 +1, ठीक है। इसके साथ हम किसी हेलोजन को मिला लेते हैं, फर्ज करो क्लोरीन को मिला लेते हैं, क्लोराइडाइन 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 क्लोराइडाइन, ठीक है, ये इनके दरमियान आयनिक बांड बना हुआ है। अब मेरा आपसे सवाल है, जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ये एनाइन तो सेम है ना, क्लोराइड है, मगर यहाँ पे कैटाइन चेंज हो रहा है, तो किसकी लैटिस एनर्जी, तो ऊपर से नीचे आते हुए इनकी लैटिस एनर्जी में इजाफा हो रहा है या कमी आ रही है, ये आपसे सवाल है। तो ऊपर से नीचे जब हम आ रहे हैं चार्ज तो सेम है, चार्ज में तो कोई फर्क नहीं है, सबके ऊपर +1 +1 +1, तो चार्ज का फैक्टर तो ऑपरेट ही नहीं कर रहा यहाँ पे। अब यहाँ पे किसका फैक्टर ऑपरेट करेगा, साइज का। तो जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना तो साइज बढ़ रहा है, साइज अगर बढ़ता है ना तो लैटिस एनर्जी में कमी आती है। मतलब लिथियम छोटा है, सोडियम ज्यादा बड़ा है, पोटेशियम और ज्यादा बड़ा है, रुबिडियम और ज्यादा बड़ा है, सीजियम और ज्यादा बड़ा है। अब सीजियम जो है वो ये है और क्लोराइड जो है वो ये है, हो, तो ये क्या अच्छा कोई होगा इंटरेक्शन? देखो कोई जोड़ बनता है इनका, कोई भी जोड़ नहीं बनता। अगर मैं बात करूं लिथियम की तो लिथियम का साइज छोटा है, क्लोराइड का साइज भी छोटा है, सोडियम का साइज भी छोटा है, क्लोराइड का साइज भी छोटा है, तो यहाँ पर लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा तो लिथियम की होगी, उससे कम सोडियम क्लोराइड की होगी, उससे कम पोटेशियम क्लोराइड की होगी, उससे कम रुबिडियम क्लोराइड एंड सो ऑन। और मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आपको लैटिस एनर्जी समझ आ गई है। सर जी, कल जो आपने हाइड्रेशन एनर्जी हमें पढ़ाई थी उसमें आपने यही दोनों फैक्टर्स को इकट्ठे कर दिया था और चार्ज डेंसिटी वाला फार्मूला बनाया था। जी हाँ, यहाँ भी आप चार्ज डेंसिटी वाला फार्मूला बना सकते हैं, हमारी बुक ने नहीं बनाया, हम बना सकते हैं। कैसे? हमें पता है कि जो चार्ज डेंसिटी है ना, चार्ज डेंसिटी that is what, that is directly proportional to charge and inversely proportional to size for ion। तो ये फार्मूला हमें आता है। तो हमने कल देखा था कि हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। आज हम वैसे देखते हैं कि लैटिस एनर्जी डेल्टा एच एल ए डबल टी, लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। बिल्कुल ठीक है, ये कल की तरह ही है। ठीक हो गया कि अगर चार्ज ज्यादा है आयन पे तो उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो लैटिस एनर्जी भी ज्यादा है। सेम इसी तरह से अगर साइज बड़ा है तो चार्ज डेंसिटी कम है, चार्ज डेंसिटी कम है तो लैटिस एनर्जी भी कम है। ये मैं ऑलरेडी भी समझा चुका।
ओके, इसी बात से हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है सोलोबिलिटी ट्रेंड ऑफ ग्रुप सेकंड हाइड्रो ऑक्साइड और सल्फेट। पीरियोडिक टेबल है ना, उसका ग्रुप नंबर सेकंड ए होता है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे, ठीक है, ये होता है। ये भिंडी, ओ सॉरी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये है सेकंड ग्रुप। अब सेकंड ग्रुप वालों के साथ जब जब OH नेगेटिव बॉन्ड बनाएगा तो उन्हें हाइड्रोक्साइड कहेंगे, और जब जब SO4-2 ये सल्फेट आयन बॉन्ड बनाएगा तो उन्हें सल्फेट्स कहा जाएगा। तो हम देखना चाहते हैं कि पीरियोडिक टेबल के इस ग्रुप नंबर सेकंड में जो हाइड्रोक्साइड हैं, जब वो ऊपर से नीचे आते हैं तो उनकी सोलबिलिटी पानी में बढ़ती है या घटती है। और सेम इसी तरह से जो सल्फेट हैं यानी कि ग्रुप 2 के, तो ऊपर से नीचे आने पर उनकी सोलबिलिटी बढ़ती है या घटती है, ये हमने देखना है। तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले ना हम हाइड्रो ऑक्साइड की बात करते हैं। हाइड्रो ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप सेकंड ए, ये मैंने लिखे हुए हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, सबके साथ OH2 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 है, क्योंकि बेरिलियम पे +2 का चार्ज है तो 2 OH आएंगे, इसको बैलेंस करेंगे, क्योंकि एक OH पे -1 का चार्ज होता है। तो अब देखें, जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, एनाइन तो सेम है, OH नेगेटिव, उसको तो छेड़ना ही नहीं है। कैटाइन जो है वो ये है, बेरिलियम का, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, स्ट्रोंशियम का, बेरियम का, ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। अच्छा, कैटाइन के ऊपर चार्ज भी सेम है। कौन सी चीज बढ़ रही है? साइज बढ़ रहा है। यानी जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो साइज में क्या हो रहा है? इजाफा हो रहा है, ठीक है। अब फार्मूला देखना, जब साइज बढ़ रहा है तो इसका मतलब चार्ज डेंसिटी कम हो रही है। चार्ज डेंसिटी कम हो रही है तो लेटिस एनर्जी कम हो रही है। ऊपर से नीचे आ रहे हैं, लेटिस एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ओके सर जी, ओके, ये तो हो गया। अब दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है हाइड्रेशन एनर्जी। तो उसके लिए भी सेम फार्मूला है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, आयन का साइज बढ़ रहा है, चार्ज डेंसिटी कम हो रही है, हाइड्रेशन एनर्जी भी कम हो रही है। तो मैं यूं लिख देता हूं, HE, भूलना नहीं, हाइड्रेशन एनर्जी ये भी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। दोनों चीजें डिक्रीज हो रही हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, लैटिस एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है और हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है। मगर ज्यादा डिक्रीज वो लैटिस एनर्जी में आ रहा है, यानी लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन के मुकाबले में ज्यादा डिक्रीज हो रही है। हाय जी, बिल्कुल, अब समझना बात को। जब लैटिस एनर्जी ज्यादा डिक्रीज हो रही है, मतलब लैटिस एनर्जी का जो पॉइंट है, लैटिस एनर्जी जो है, ये डोमिनेंट केस है। डोमिनेंट का मतलब है लैटिस एनर्जी ज्यादा जल्दी से डाउन हो रही है। इसका मतलब ये है कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो लैटिस एनर्जी में जो कमी है वो बहुत तेजी से आ रही है, यानी कि इतना हाइड्रेशन एनर्जी कम नहीं हो रही जितना लैटिस एनर्जी कम हो रही। तो लैटिस एनर्जी डोमिनेंट हो रही है। डोमिनेंट का मतलब है लैटिस एनर्जी में ज्यादा फर्क आ रहा है, ज्यादा कमी आ रही है। तो अब फार्मूले पे आ जाओ। फार्मूला कहता था कि अगर लैटिस एनर्जी कम है हाइड्रेशन एनर्जी की निस्बत, तो डेल्टा HSOL जो है वो नेगेटिव में होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। बात समझना मेरी, लैटिस एनर्जी जो है ऊपर से नीचे घटती आ रही है, यानी इसकी लैटिस एनर्जी बहुत कम है। जिसकी लैटिस एनर्जी बहुत कम होना, तो जब वो डिजॉल्व होता है तो लैटिस एनर्जी बहुत थोड़ी है, और थोड़ी सी एनर्जी गेन करके डिजॉल्व हो जाता है। और मुकाबले में हाइड्रेशन एनर्जी वो लैटिस के मुकाबले में ज़्यादा खारिज करता है। तो ओवरऑल जो है इसकी डेसोल्यूशन जो होती है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, यानी उसकी डेल्टा HSOL जो है वो नेगेटिव में होती है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जो साल्ट पानी में डिजॉल्व होते हैं और एक्सोथर्मिक उनकी डेल्टा HSOL होती है, उनकी सोलेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है। मतलब वो बड़ी आसानी से जल्दी हल होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें हीट ज़रूरत नहीं है, उल्टा वो हीट रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि उनकी लैटिस एनर्जी बहुत थोड़ी है, इसलिए बड़ी आसानी से वो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। तो इस केस में जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस बढ़ रहा है, यानी हीट रिलीज हो रही है ज़्यादा, तो सोलेबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो अगर डेल्टा HSOL नेगेटिव होता है तो इसका मतलब सोलेबिलिटी इंक्रीज हो रही है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आपको अपनी बात समझाई होगी। जब आप हाइड्रोक्साइड में ऊपर से नीचे आते हैं तो सॉल्युबिलिटी में इजाफा होता है। ठीक है, दूसरा केस देखें सल्फेट का, सल्फेट ऑफ ग्रुप सेकेंड ए। सल्फेट में बेरिलियम +2, मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, स्ट्रोंशियम +2, बेरियम +2, सल्फेट पे -2 का चार्ज। अब ऊपर से नीचे आप आ रहे हैं ना, तो सल्फेट के आयन का साइज भी सेम है, चार्ज भी सेम है, क्योंकि वो आयन सेम है। कैटायन का साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ने से लैटिस एनर्जी में कमी आती है और हाइड्रेशन एनर्जी में कमी आती है। इसका मतलब लैटिस एनर्जी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ऊपर वाले केस की तरह, और हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मगर यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी का जो डिक्रीज है, हाइड्रेशन एनर्जी का जो डिक्रीज है वो डोमिनेंट है। हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो लैटिस के मुकाबले में ज़्यादा डिक्रीज हो रही है। क्यों हाइड्रेशन एनर्जी क्यों नहीं डिक्रीज हो रही, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। सल्फेट जो होता है ना, सल्फेट इसका साइज बड़ा होता है, तो ऊपर से नीचे जब आप आते हैं ना, ऊपर से नीचे जब आप आते हैं तो पॉजिटिव आयन का साइज भी बढ़ रहा है। मतलब कैल्शियम का जो आयन है वो ऊपर वालों से काफ़ी बड़ा है, तो कैल्शियम का आयन बड़ा है। तो ये देखें, ये तकरीबन आपस में ये दोनों कंपेयरेबल हैं, तो इनके दरमियान अच्छा बॉन्ड है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ ना, कैल्शियम और OH के दरमियान यहाँ इतनी अच्छा बॉन्ड नहीं। यहाँ आ रहे तो लैटिस एनर्जी में ज़्यादा कमी आ रही है, यहाँ आ रहे हैं लैटिस एनर्जी कम तो हो रही है मगर ज़्यादा कम नहीं हो रही, थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। और लैटिस एनर्जी के मुकाबले में हाइड्रेशन एनर्जी में ज़्यादा कमी आ रही है, तो इस केस में हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेंट है। और फार्मूला देखिए कि अगर हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो कम होती है और कुछ ज़्यादा ही कम होती है लैटिस एनर्जी के मुकाबले में, तो जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है वो पॉजिटिव में होती है। ठीक है, तो इसको यूँ समझें कि अगर हम कैल्शियम सल्फेट को पानी में डिज़ोल्व करते हैं और इधर से हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डिज़ोल्व करते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब पानी में डिज़ोल्व होगा तो हीट रिलीज होगी, मगर इधर कैल्शियम सल्फेट जब पानी में डिज़ोल्व होगा तो हीट एब्जॉर्ब होगी, हीट जज्ब होगी। ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो जो भी साल्ट एंडोथर्मिक प्रोसेस के थ्रू डिज़ोल्व होते हैं, तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते जाते हैं, उनकी हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो कम होती चली जाती है और ज़्यादा कम होती है। तो फिर लैटिस एनर्जी में तो कमी आ रही है मगर थोड़ी थोड़ी कमी आ रही है, मगर हाइड्रेशन एनर्जी में बहुत कमी आ रही है, यानी हमें हीट ओवरऑल मिलेगी नहीं। तो ओवरऑल ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो जो भी डेल्टा HSOL का एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है ना, उसकी सोल्युबिलिटी जो है वो कम होती है, क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस में सॉल्युबिलिटी कम होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। एंडोथर्मिक में हीट चाहिए, हीट होगी तो वो आगे डिसॉल्व होंगे ना। तो इस केस में जो है जब ऊपर से नीचे आप आते हैं तो सोल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट जो है वो डिक्रीज होती है, घटती है। यानी ऊपर वाले अच्छे सोल्युबल हैं, ठीक, नीचे वाले लेस सोल्युबल हैं। और ऊपर वाले केस में देखें तो ऊपर से नीचे आप आ रहे हैं तो सोल्युबिलिटी जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक हो गई है। मैं उम्मीद करता हूं मैंने आपको अपनी बात समझा दी होगी। अब आगे चलते हैं, कैलकुलेटिंग एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन की जो एंथैल्पी चेंज है उसे आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? हेस लॉ की मदद से। आप हेस लॉ लगाएंगे। हेस लॉ बहुत आसान है। इस केस में तीन चीजें हैं। सबसे पहले है हमारे पास आयोनिक सॉलिड, ठीक है। तो आयोनिक सॉलिड को हम ना उसके आयंस में चेंज कर रहे हैं, गैसियस आयंस में। तो इस दौरान जो एनर्जी का चेंज आएगा उसे हम लैटिस एनर्जी कहेंगे। ये बात मैंने यहां भी समझाई है। ये देख लें, ये आयंस हैं। ओहो सॉरी, ये NaCl है। NaCl जो है इसको हम इसके आयंस में तोड़ रहे हैं, तो यूज होने वाली एनर्जी क्या कहलाती है? लैटिस एनर्जी कहलाती है। और इसको आप पॉजिटिव में लिखेंगे, आयोनिक सॉलिड अपने गैसियस आयंस में जा रहा है। उसके बाद दूसरा केस क्या है? ये गैसियस आयंस जब पानी में डिसॉल्व होते हैं, पानी में, तो आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, तो गैसियस आयंस के गिर्द पानी के मॉलिक्यूल इनको घेर लेते हैं और इस दौरान जो एनर्जी का चेंज आता है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। फॉर कैटाइन अलग होगी एंड एनाइन अलग होगी। ओके, अब ये जो रास्ता है ये इनडायरेक्ट रूट है। कौन सा रूट है? इनडायरेक्ट रूट। ये वाला जो रूट है ये डायरेक्ट है। आयोनिक सॉलिड्स को डालो,
वो आइंस में तब्दील ना हो, डायरेक्ट किस में आ जाएं, एक्वस सॉल्यूशन में चेंज हो जाएं डायरेक्ट। तो इस दौरान जो डेल्टा एच है दैट इज कॉल्ड डेल्टा एच SOL यानी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो इस साइकिल के ऊपर आप हेसेस लॉ लगाएं। ये डायरेक्ट रूट है, मैं लिख देता हूं डायरेक्ट। तो डायरेक्ट रूट जो होता है उसकी एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पी चेंजेस फॉर इनडायरेक्ट रूट डेल्टा एच LATT लैटिस प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन HYD। तो दिस फार्मूला विल बी यूज टू कैलकुलेट एनी एंथैल्पी चेंज। चाहे आप डेल्टा एच SOL फाइंड आउट करना चाहें, ये जो भी इन तीनों में से कोई भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें उसने हमें एक एग्जांपल दी है जो कि है सैंपल प्रॉब्लम 6.6। सैंपल प्रॉब्लम 6.6 में उसने हमें कहा है कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन फॉर सोडियम फ्लोराइड को आप फाइंड आउट कर दें। और दिया उसने क्या क्या है, उसने हमें लेटेस्ट एनर्जी ऑफ सोडियम फ्लोराइड दी है -902 किलो जूल पर मोल। अब बेटा जानी जब माइनस में लेटेस्ट एनर्जी दे तो इसका मतलब क्या है कि फॉर्मेशन केस है, और जब प्लस में दे तो इसका मतलब है डिसोसिएशन केस है। आगे डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सोडियम आयन ये है, और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन ये है। आइए ये वाली फाइंड आउट करते हैं, साइकिल बनाएंगे सेम ऊपर वाले साइकिल की तरह। बाज बुक्स में चेंजिंग है, आपने उस चेंजिंग को नहीं देखना, आपने मेरे वाला तरीका जहन में रखना है। इसी एक साइकिल को याद करके, इसी फार्मूले को याद करके हर न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं। मैं आपको तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले आयोनिक सॉलिड, हमारे पास आयोनिक सॉलिड है NaF, ये आयोनिक सॉलिड है, मैं लिख भी देता हूँ आयोनिक सॉलिड। ओके, इस आयोनिक सॉलिड को हम चेंज करने लगे हैं उसके आइंस में, गैसियस आइंस में, Na पॉजिटिव गैस में और F नेगेटिव गैस में हो गए चेंज। तो इस दौरान जो चेंज होगा दैट इज डेल्टा एच LATT यानी लेटेस्ट एनर्जी। ओके, अच्छा अब ये गैसियस आइन जब आएंगे सॉल्यूशन की फॉर्म में, यानी आइंस इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, जब इधर आएंगे, ठीक है, यानी Na पॉजिटिव AQ और F नेगेटिव AQ, तो इस दौरान जो एनर्जी का चेंज होगा वो होगा डेल्टा HYD, और वो दोनों के लिए होगा HYD, यानी कि फ्लोराइड की अलग होगी और सोडियम की अलग होगी, ठीक है। और ये डायरेक्ट रूट है, यानी यहाँ डेल्टा HSOL होगा। आपने इसी को फाइंड आउट करना है, मैं यहाँ करता हूँ डेल्टा HSOL, ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा H फॉर लेटेस्ट एनर्जी एंड प्लस डेल्टा H फॉर हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आइंस। आइए वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास डेल्टा H लेटेस्ट एनर्जी क्या है, लेटेस्ट एनर्जी है -902। एक्सक्यूज मी, यहां पर आप माइनस पुट नहीं करेंगे, प्लस पुट करेंगे। वजह क्या है, यहां पर आयनिक सॉलिड टूट रहा है, बन नहीं रहा। उसने तो बेशक नेगेटिव में दिया है, आप पॉजिटिव में वैल्यू डालोगे क्योंकि ये टूट रहा है, इसलिए एनर्जी यूज होगी। तो यहां आप पुट करेंगे इस जगह पे 902, ठीक है। आगे ये वाला प्लस का साइन, स्क्वायर ब्रैकेट। अब आगे चलें, अब हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आइंस। अब आइंस कितने हैं, 2 हैं, सोडियम का आयन भी है, फ्लोराइड का भी है, तो दोनों की लेटेस्ट एनर्जी को सम करके इधर डालेंगे। कैसे, मतलब लेटेस्ट नहीं बल्कि हाइड्रेशन एनर्जी को, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ सोडियम आयन को यहां पुट करें -406 जमा, ठीक है, और दूसरा जो आयन है फ्लोराइड आयन, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी को भी यहां पुट करें, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो वो है -506। आइए इसे सॉल्व करते हैं। 902 प्लस, पहले अंदर वाली बात को देखें, -406, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 500 है 506। अब आगे देखें, नफी नफी क्या होगा, जमा, दोनों ऐड हो जाएंगे, 4 और 5 9, 6 और 6 12, 912, और आंसर कौन सा लगेगा, नेगेटिव वाला। तो ये देखें, ये प्लस, ये 902, ठीक है। अब होगा क्या, प्लस माइनस माइनस होगा, 912 में से 902 काट दें, आंसर आएगा पॉजिटिव नेगेटिव में डेल्टा HSOL इज इक्वल टू -10 किलो जूल पर मोल एनर्जी। तो आपकी बुक वाले ने प्लस लिखा हुआ है, आप माइनस लिखेंगे क्योंकि जिस तरीके से मैंने कराया है
उसमें मैंने जो एंथैल्पी लेटेस्ट एनर्जी है उसको प्लस में ऐड किया है फार्मूले के अंदर, और बनता भी प्लस में है। तो ये देख लेना कि उसने हमें वैल्यू नेगेटिव में दी है या पॉजिटिव में दी है। अगर हम साइकिल इस तरह बना रहे हैं, यानी कि आयनिक सॉलिड को आयंस में चेंज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम जो है पुट करेंगे लेटेस्ट एनर्जी पॉजिटिव में। तो ये हमारा आज का जो है वो लेक्चर था। बहुत शुक्रिया। इसमें क्वेश्चन कौन से बनते हैं? इसमें बेटा जानी शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे। लेटेस्ट एनर्जी की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल, फैक्टर से भी कोई शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू बन सकता है, और इधर से भी शॉर्ट बन सकता है। और जिस तरह इन्होंने प्यारा लिखा हुआ है ये टॉपिक, माइट भी पॉसिबल ये वो लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं आपसे। बाकी ये जो चीज़ है ये कभी लॉन्ग में नहीं आ सकती, ये शॉर्ट में ही पूछेगा। न्यूमेरिकल अगर इस चैप्टर से हुए लॉन्ग में तो आएंगे, वरना नहीं।